शादीशुदा हो? नहीं। तो क्या मैं शादीशुदा हूँ? नहीं। तो फिर समाज को दो प्रेमियों के आपस में मिलने पर क्या आपत्ति हो सकती है? इसमें व्यभिचार कहाँ आया? था एक अविवाहित स्त्री और पुरुष के संबंध को समाज मान्यता नहीं देता। इसका भी हल है मेरे पास। चलो चलो शादी कर लेते हैं। था तुम समझती क्यों नहीं? इसमें समस्या क्या है? था तुम ऊंची जात से हो और मैं एक पिछड़ी जात से। अगर हम दोनों ने शादी कर ली तो मेरा ही समाज मेरे खिलाफ हो जाएगा। दलितों पर अत्याचार के खिलाफ मैंने जो आंदोलन शुरू किया है वो बेअसर हो जाएगा। लोग बातें करेंगे कि हम तो ऊंची जात के खिलाफ भड़काकर खुद ऊंची जात की लड़की से शादी कर रहे हैं। बस एक बार ये इलेक्शन खत्म हो जाने दे, फिर धूमधाम से शादी करके ले जाऊंगा तुम्हें। भास्कर, एक बात बताओ। हाँ बोलो। मैं पेट से आपको खुशी नहीं हुई? तू तो जानती तो हो इलेक्शन सर पर है। मैं अपोजिशन को कोई नया मुद्दा देना नहीं चाहता। गिरा देना। भास्कर! भास्कर, तुम प्रामाणिक, आदर्शवादी, निष्ठावान के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी बनते जा रहे हो। भास्कर, तुम बहुत बदल गए हो। शायद शाकुंतल में दुर्वासा का शाप तो एक बहाना होगा। असल में कालिदास को ये कहना होगा कि सत्ता के मद में दुष्यंत की स्मृति को ग्रहण लग गया था। अगर तुम भी सत्ता के मद में दुष्यंत की तरह मुझे भूल जाओगे तो यही तो निशानी है जो तुम्हें स्मरण दिलाएगी। आचार्य, आचार्य। कौन? मैं अधिराज, महाराज सत्रस का साथी। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। बोलो, कैसे आना हुआ? महाराज का कोई आदेश है क्या? अरे महाराज संदेशा भेज देते तो मैं स्वयं राजभवन में उपस्थित हो जाता। आपने कष्ट क्यों लिया? नहीं आचार्य, मैं मेरे व्यक्तिगत हित में आया। बताओ। ये मेरा पुत्र है राधे, आपका आशीर्वाद पाना चाहता है। आचार्य, मैं आपसे शस्त्र विद्या ग्रहण करने की उत्सुकता रखता हूँ। बेटा राधे, ज्ञान उपासना में उत्सुकता आवश्यक है, किंतु अधिरथ तुम्हें तो हमारे गुरुकुल का वैशिष्ट्य ज्ञात होना चाहिए था। मेरे गुरुकुल में केवल क्षत्रियों और राजपुत्रों के सिवा किसी को भी शिक्षा नहीं दी जाती है, और तुम्हारा पुत्र न तो क्षत्रिय है और न तो राजपुत्र। क्षमा चाहता हूँ आचार्य। सुना था कि शिक्षा तो छात्र की बौद्धिक एवं शारीरिक योग्यताएं देखकर दी जाती है, उसका कुल या जात देखकर नहीं। मनुष्य की श्रेष्ठता और सफलता उसके व्यवहारिक और मानसिक सामर्थ्य में अवश्य प्रकट होते हैं, उसके कुल या जात में नहीं। देखो वत्स, यदि कोई विद्या में पारंगत एवं प्रवीण होना है तो वह विद्या केवल सिखाने से नहीं, स्वयं सीखने से भी आती है। अधिरथ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। मेरी मानो तो तुम अपने पुत्र के लिए कोई और गुरु ढूंढ लो। जो आज्ञा आचार्य। मेरे छात्र भीतर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि आचार्य का पुत्र अश्वत्थामा यह किस योग्यता के आधार पर सबके साथ शिक्षा ले रहा है। ना तो वो क्षत्रिय है और ना ही राजपुत्र। इस साल कट ऑफ मार्क्स 85% पर अटका है, समझे? मुझे मत पूछो,
मेरिट लिस्ट कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर रख दिया है। और हाँ, ये प्रिंसिपल का नंबर है, कोई रेलवे इंक्वायरी नहीं है, रखो। सर, मेरे किस में मेरा नाम क्यों नहीं है? 84% है मेरे। तुमने पढ़ा नहीं? इस साल कट ऑफ मार्क्स है 85%। तो फिर वो प्रमोद कुमार 52% पर एडमिशन कैसे ले गया? मुझे क्यों नहीं मिल सकता एडमिशन? बेटा, तुम जनरल कैटेगरी में आते हो और वो प्रमोद कुमार सर, ये तो अन्याय है। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, पर इससे तो शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर हो जाएगी। सर, शिक्षा जाति या वर्ग जैसे सोशल स्टेटस देखकर नहीं, परंतु योग्यता देखकर देनी चाहिए। देखो करण, समाज के सभी वर्गों को शिक्षा पर समान अधिकार है। आर्थिक रूप से कमजोर कोई पिछड़े वर्ग का छात्र असुविधा में रहकर भी 52% लाता है तो उसके लिए बड़ी उपलब्धि है। अरे, समाज को ऊपर उठाने का संवेदनात्मक प्रयास है हमारा। मेरा हक छीनकर आपने जिस प्रमोद कुमार को एडमिशन दिया है, वो किस एंगल से आर्थिक रूप से कमजोर दिखाई दे रहा है आपको? अरे, मंत्री का बेटा है वो। बेटा, सोशल इक्वालिटी लाने के लिए यह आवश्यक है। मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। मेरी मानो तो तुम कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा लो। सर, जैसे माता सरस्वती कुलिया जात देखकर वास नहीं करती, वैसे ही माता लक्ष्मी भी कुलिया जात देखकर वास नहीं करती। हाँ, मैं ऊंची जाति से तो हूँ, पर आर्थिक रूप से संपन्न नहीं। मैं प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम्हें तो इस गुरुकुल का वैशिष्ट ज्ञात होना चाहिए था। मेरे गुरुकुल में केवल क्षत्रियों और राजपुत्रों के सिवा किसी को भी शिक्षा नहीं दी जाती। सर, मेरी किस में मेरा नाम क्यों नहीं? 84% है मेरे। तुमने पढ़ा नहीं? इस साल कट ऑफ मार्क्स है 85%। तुम्हारा पुत्र न तो क्षत्रिय है और न तो राजपुत्र। तो फिर वो प्रमोद कुमार 52% पर एडमिशन कैसे ले गया? मुझे क्यों नहीं मिल सकता एडमिशन? बेटा, तुम जनरल कैटेगरी में आते हो और वो प्रमोद कुमार। ये तो अन्याय है। मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। मेरी मानो तो तुम कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो करवा तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई और गुरु लेना चाहिए। हे विधाता, मैं ये प्रश्न नहीं पूछूंगा कि मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया। क्योंकि कुल, जात और माता पिता के चयन में कोई विकल्प नहीं होता। मिले वो माँ बाप, मिली वो जात। विधाता, तुम्हारी अवश्य यही मंशा रही होगी कि मैं ईश्वर दत्त इस जीवन के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का आनंद उठा सकूं। अन्यथा तुम गंगा के प्रवाह में तैरती मंजूषा को जलचरों की दृष्टि से बचाकर तट पर मुझे सुरक्षित नहीं पहुंचाते। हे विधाता, मुझे मिली बुद्धि, कला और प्रतिभा सब तुम्हारी ही तो देन है। पर इसके विस्तार हेतु मुझे शिक्षा चाहिए। पर यहाँ तो गुरुकुल राजकुल का दास बन गया है, जहाँ प्रवेश की योग्यता है छात्र का कुल, छात्र की जात। गुरुकुल की इसी नीतियों के कारण मुझे प्रवेश नहीं मिला। क्यों मैं शिक्षा से वंचित रह गया? क्यों? ये तो बिल्कुल मेरी ही व्यथा है। कहीं तुम मेरे अंतर्मन की आवाज तो नहीं? नहीं तो क्या तुम्हारा भी जाति और कुल के आधार पर बहिष्कार हुआ है? क्या तुम्हें भी अवसर नहीं मिला अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का? क्या तुम भी बहिष्कृत हो? क्या तुम भी मेरी तरह नीची जाति के हो? नहीं, मैं ऊंची जाति से हूँ, पर आरक्षण की नीतियों के कारण मेरी योग्यता होने के बावजूद भी मुझे प्रवेश नहीं मिला। आश्चर्य, तुम्हें ऊंची जात के आधार पर और मुझे नीची जात के आधार पर प्रवेश नहीं मिला।
जिस कुल में जन्म लेना मैं सौभाग्य समझता था, वो वही कुल में जन्म लेना तुम्हारे लिए अभिशाप पुरवार हुआ। हाँ दोस्त, मेरी जात के कारण मुझे जो नुकसान हुआ है, जो अन्याय हुआ है, ये दर्द सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैंने भी जो अपमान, जो तिरस्कार सहा है, वो पीड़ा केवल मैं ही जानता हूँ। परिवेश से तो तुम मेरे युग के नहीं लगते। तुमने तुम्हारा परिचय नहीं दिया। मैं हूँ करण, करण जोशी, और तुम? कर्ण, सूत पुत्र कर्ण। कर्ण, तुम्हें कभी ये विचार नहीं आया कि काश काश मेरा जन्म भी किसी ऊंचे कुल में हुआ होता तो? ये तो मानव स्वभाव है। हमें दूसरों का जीवन हमेशा सरल और उत्कृष्ट ही लगता है। दूसरों की थाली का लड्डू हमारी थाली के लड्डू की तुलना में हमेशा बड़ा ही लगता है। तो क्यों ना हम एक दूसरे की थाली की अदला बदली करें? हाँ, ऊंचे कुल में जो मान सम्मान मिलते हैं, उसकी अनुभूति करनी है मुझे। और लाभान्वित समाज के जो लाभ मिलते हैं, उसे पाना है मुझे। मित्र, संयोग से आज हमारी भेंट हुई है, तो अवश्य ही इसमें नियति का कोई संकेत रहा होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे युग में प्रवेश करता हूँ और तुम मेरे युग में प्रवेश करो। विचार अच्छा है मित्र, तो आओ वंचित सुखों को प्राप्त करें। जी गुरुवर, मेरी जगह पे किसी कीड़े ने काटा है, बस वहीं से थोड़ा रक्त आपकी निद्रा में विक्षेप कारण क्षमा चाहता हूँ गुरुवर। इतना रक्त बह रहा है और इसे तुम थोड़ा बता रहे हो? तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होती पुत्र? जिस सेवा में कष्ट ना हो वह तब कैसा, और रणभूमि की तुलना में ये तो कुछ भी नहीं। बातें तो तुम योद्धाओं की बातें करते हो, किंतु ब्राह्मण के जीवा पे शूरता नहीं, सौम्यता होती है। तुम्हारी इसी सहनशीलता पर मुझे संदेह होता है, जो किसी ब्राह्मण में संभव नहीं। कहीं तुम अपने गुरु के साथ छल तो नहीं कर रहे? सच बताओ, किस वर्ण से हो तुम? जी गुरुवर, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, पर मेरी रुचि शस्त्र विद्या में है। अगर आप जैसे गुरु मुझे सिखाएंगे तो शस्त्र विद्या में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दिखाऊंगा। तुमने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गुरु के साथ झूठा व्यवहार किया है। तुमने गुरु का नहीं, ज्ञान का अपराध किया है, और इसलिए मैं तुम्हें आपका अपराधी हूँ गुरुवर, मुझे क्षमा करें। मुझे आपकी सेवा से वंचित ना करें, मुझे ज्ञान से वंचित ना करें। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा गुरुवर। अभी तो तुम इस छल से भले ही आनंदित रहो, किंतु जब भी तुम्हें इस विद्या की अत्याधिक आवश्यकता होगी, तब यही विद्या तुम्हारे साथ ऐसा ही छल करेगी। ये मेरा श्राप है और यही तुम्हारा दंड। इतने कठोर ना हो, मैं तो ज्ञान प्राप्ति के लिए आपके पास आया था। मेरे हृदय में कोई छल नहीं था। जब सभी ने ठुकराया, तब आप ही ने तो स्वीकार किया था मेरा शिष्य के रूप में। मानता हूं कि तुम ज्ञान पिपासु हो, तो ज्ञान प्राप्ति की यह रीत तुमने सही नहीं चुनी, और छल से प्राप्त की गई विद्या से तुम्हें कोई यश नहीं मिलेगा। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, क्योंकि तूने गुरुद्रोह किया है, किंतु भविष्य में जिसका भी हाथ थामो, उसके हृदय में अचल विश्वास का संपादन करना, यही अभिलाषा रखता हूं तुमसे कर्ण। तुम जा सकते हो।
एक ब्रह्मास्त्र नहीं होगा मेरे तरकश में, तो क्या मैं योद्धा नहीं कहलाऊंगा? ताड़पत्र की नाव से अगन समुद्र पार कर दिखाऊंगा। करण, क्या है ये? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने की? तो क्या करता मैं? सिर्फ 1% से मैं वंचित रह गया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाते वो भी इस आरक्षण की नीतियों के कारण। मेरी मार्कशीट उसके जाति के दाखिले के सामने हार गई। बोगस सर्टिफिकेट ना बनाता तो क्या करता? पकड़े जाते तो? ये तो अच्छा हुआ कि बात पुलिस स्टेशन तक पहुंचे। इससे पहले मैंने मेरे पॉलिटिकल कांटेक्ट की मदद से सारा मामला रफा दफा कर दिया, वरना 10 साल की जेल हो सकती थी तुम्हें। क्लासरूम में बैठने की उम्र में कारावास में बैठकर बीत जाती तुम्हारी सारी जवानी। इंजीनियरिंग करने के मेरे सारे सपने ध्वंस हो गए। मेरे जन्म से पहले ही मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया। मेरी माँ चाहती तो अपनी मुग्धावस्था की गलती को मिटा सकती थी, पर माँ ने समाज की परवाह किए बिना मुझे जन्म दिया, क्योंकि वो एक माँ थी। मुझे बड़ा किया। अब जब मेरी बारी आई अपने माँ के सपनों को सार्थक करने की, तो ये आरक्षण की विडंबना, मिट्टी में मिला दिए गए मेरे सारे सपने। तब मेरे पास केवल एक ही विकल्प बचा था नागे, फर्जी जाति का दाखिला। एक और भी विकल्प है मेरे पास करण। प्राइवेट कॉलेज में अफोर्ड नहीं कर सकता नागे। कहां से लाऊं? डोनेशन के 5 लाख मैं कहां से लाऊं? मैं सहायता करूंगा, मैं फीस भरूंगा तुम्हारी करण। आर्थिक कारणवश एक होनहार और तेजस्वी विद्यार्थी का सपना रोंदना नहीं चाहिए। इस मदद को अन्यथा न ले करण। ये केवल एक चेष्टा है, एक मित्र की अपने मित्र के दुख में सहभागी होने की। तुम्हारे इस उपकार का मैं सदैव ऋणी रहूंगा नागेश। तुम मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो। जब चारों ओर अंधेरा छा गया था, तब तुम्ही ने आके आशा की एक रोशनी दिखाई है। मेरे हतोत्साही जीवन में उत्साह भरा है। जीवन भर मैं तुम्हारा सेवक बने रहूंगा नागेश। सेवक नहीं, सहकार्यकर। मैं चाहता हूं कि तुम्हें सम्मान की जिंदगी जियो। करण, क्या तुम मेरे राजकीय दल का सदस्य बनोगे? हमारी पार्टी को जरूरत है तुम्हारे जैसे होनहार, तेजस्वी और प्रतिभाशाली युवा की। मुझे तो पॉलिटिक्स की एबीसीडी तक नहीं आती। हमें ऐसे ही अनपढ़ की जरूरत है जिसे एबीसीडी तक ना आए। देखो करण, आज राष्ट्र को जरूरत है हमारे जैसे युवाओं की। अगर युवा वर्ग उदासीन रहेगा राजनीति के प्रति, तो इस राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा करण? क्या तुम हमारे पक्ष के युवा छात्र नेता का पद स्वीकार करोगे? मुझे तुम्हारी इच्छा जाननी है। मेरी इच्छा पर भी पहला अधिकार तुम्हारा है नागेश। मुझे मंजूर है। राधे, संसार जिसे कर्ण के नाम से जानता है, आपके इस उपकार से मैं धन्य हो गया हूँ महाराज। मन, वचन और प्राण से आपको समर्पित हुआ। क्या बात कर रहे हो अंगराज? शौर्यवान को सम्मान देना हम सभी का नैतिक दायित्व है और यही स्वीकृत धर्म है। ऐसा कर मैंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, अभी तो अपना धर्म निभाया है। तिरस्कार और उपहास की आग से बचाकर, सम्मान का साया देकर आपने जो उपकार किया है, उसका मैं सदैव ऋणी रहूंगा महाराज। अभी तो प्राण देकर भी ऋण मुक्त नहीं हो सकूंगा। मित्रवर, आज से मेरी एक एक सांस पर आपका अधिकार
समझौता हुआ था कि 2.5 साल तुम मुख्यमंत्री पद पर रहोगे और बाकी के 2.5 साल मेरा बेटा प्रमोद। तो मेरे बेटे को कब मुख्यमंत्री पद सौंप रहे हो? मैंने कब ये वचन दिया था आधा राज्य देने का? तो फिर डिप्टी सीएम का पद मेरे बेटे को मिलना चाहिए। आपका बेटा अभी राजनीति में नया है। अरे बच्चा है वो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो नहीं संभाल सकता। तो फिर मेरे 5 मंत्रियों को सरकार में मंत्री पद मिलना चाहिए। मंत्री पद? अरे मंत्री पद तो क्या, गांव का सरपंच बनने की भी योग्यता नहीं है तुम्हारे उम्मीदवारों में। नागेश, हम तुमसे भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार मांग रहे हैं। भास्कर जी, आपको तो हमारा आभार मानना चाहिए कि आपकी छोटी सी पार्टी को हमारी पार्टी में शामिल किया। हमने आपसे समर्थन नहीं मांगा था, पर सहायता की थी कि आपकी पार्टी को भी अवसर मिले जनता की सेवा करने का। भास्कर जी, ये सरकार आपके दल के सहयोग से नहीं चल रही, किंतु मेरी लोकप्रियता के कारण चल रही है। जिसे तुम लोकप्रियता कह रहे हो, वो दरअसल एक डर है। अरे जनता डरती है तुमसे। कॉलेज में एक लड़की को निर्वस्त्र किया गया, वो भी तुम्हारी पार्टी के छात्र नेता की उपस्थिति में, और तुम्हारी पार्टी चुप रही। अपने ही मंत्रियों का अपहरण कर 12 दिन तक रिसोर्ट में बंधक बनाकर रखा गया। क्यों? क्योंकि तुम डरते थे कि कहीं वो बिक ना जाए। भला इसी में है कि तुम 2.5 साल वाले फॉर्मूले का स्वीकार करो या फिर मेरे 5 मंत्रियों को मंत्री पद। मुझे तुम्हारा एक भी प्रस्ताव मंजूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तुम समर्थन वापस ले लोगे, मैं नहीं डरता। और हाँ, वैसे भी मुझे प्रमोद का विकल्प मिल चुका है, करण जोशी के रूप में। करण जोशी? कौन है ये करण जोशी? क्या ये सच है कि करण हमारी संतान है? आपको चैलेंज करने की हिम्मत आपके लोगों के सिवा और कौन कर सकता है? हाँ, करण आपका बेटा है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पृथा, क्या फिर से हम पहले की तरह एक नहीं हो सकते? क्या करण मुझे बाप के रूप में स्वीकार करेगा? करण का पूरा बचपन तो आपको धिक्कारने में ही व्यतीत हुआ है। बिना बाप के छत्र में तपता रहा। पहले तो बहुत देखे उसने, पर बाप के कंधे पे बैठती नहीं। पेरेंट्स का मतलब उसके लिए माँ बाप नहीं, सिर्फ माँ है। पता है स्कूल में भी वो करण पृथा जोशी लिखवाता था। पूरी जिंदगी वो बाप के नाम को तरसता रहा। मैं दूंगा उसे बाप का नाम। पृथा, मैं आपको लेने आया हूँ। मेरी सारी प्रॉपर्टीज पे उसका बराबर का हिस्सा होगा। वो मेरी पार्टी का नेतृत्व करेगा। मैं उसे अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाऊंगा। आपके इस हृदय परिवर्तन का कारण आपका पुत्र के प्रति स्नेह नहीं, किंतु आपकी पॉलिटिकल नीड है। आप मुझे खरीदना चाहते हो, पर मेरी कीमत तो नागेश जानता है। भास्कर जी, राजनीति में एक बार बिकी हुई चीज को फिर से बेचने में उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। फिर भी आप मुझे खरीदना चाहते हो। आज मुझे यह अवसर मिला है तो मैं पूछता हूं, मेरी माँ और मेरा तिरस्कार करने के पीछे आपकी क्या विवशता थी? विवशता नहीं, अज्ञानता थी। मुझे ज्ञात नहीं था कि जिसे मैं वरदान समझकर मांग रही हूँ, वो मेरे लिए अभिशाप पुरवार होगा। जब तुम्हारा जन्म हुआ, तब मैं अविवाहित थी। इस समाज को मैं कैसे समझाती कि मैंने तुम्हें मंत्र शक्ति से प्राप्त किया है? समाज मेरे कौमार्य पर संदेह करेगा। इसी भय के कारणवश मैंने तुम्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। पांडव तुम्हारे अनुज है, तुम ज्येष्ठ पांडव हो। तो राजमाता? मुझे राजमाता न कहो, माता हूं मैं तुम्हारी। कौन तय हो तुम? पुत्र के साथ साथ माता कहलाने का अधिकार भी गंगा में प्रवाहित कर दिया था आपने। मैं कौन तय नहीं, राधे हूं राधे। इतने वर्षों पश्चात अपने तिरस्कृत इतिहास पर स्नेह क्यों आया?
निश्चित ही कोई उद्देश्य होगा, अन्यथा कर्ण के द्वार पर कोई अकारण नहीं आता। बताइए, क्या चाहिए आपको मुझसे? बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, जहाँ संसार के सारे सुख तुम्हारे चरणों में होंगे। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता कहलाओगे। अनुज पांडव सदा तुम्हारी सेवा में तत्पर रहेंगे। लेकिन मैं नागेश के साथ धोखा नहीं कर सकता। जब मैं कुछ भी नहीं था, तब नागेश ने ही तो मेरा हाथ थामा था। नागेश मेरे विश्वास पर चुनाव लड़ रहा है और मैं उसके साथ विश्वासघात करूं? मेरे मित्र और मेरे पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा कायम रहेगी। किंतु राजमाता, मैं आपको खाली हाथ वापस जाने नहीं दूंगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, युद्ध के पूर्व आपके 5 पुत्र जीवित थे और युद्ध के पश्चात भी आपके 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे। यदि मैं वीरगति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा, और अर्जुन वीरगति को प्राप्त हो गया तो मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझती हूँ। आज तुम भी उतने ही विवश हो जितनी विवश मैं थी तुम्हें त्यागते समय। आप दोनों प्रतिभाशाली हो, बुद्धिमान हो, गुणवान हो, श्रेष्ठ हो, तो फिर आपके स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाले पक्ष में क्यों खड़े हो? हे वासुदेव, स्वयं को बेचना ये निर्णय भी तो मेरा ही था और इस निर्णय पर सदैव चल रहूंगा। माना कि नागेश ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मेरा उपयोग किया और मैंने होने भी दिया, क्योंकि मुझे भी तो आवश्यकता थी नागेश की। गिव एंड टेक, यही तो संसार की रीत है। अपने कठिन समय में साथ देने वाला हर हाथ, भले ही वह हाथ मित्र का क्यों ना हो, पर हर हाथ हितैषी नहीं होता। मेरा जन्म होते ही मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। मेरे नाम के आगे सूत पुत्र का उपनाम लग गया। अरे मैं खुद की पहचान भी नहीं दे सकता था। मेरे क्षत्रिय ना होने के कारण द्रोणाचार्य ने मुझे गुरुकुल में प्रवेश नहीं दिया। परशुराम जी से शिक्षा तो मिली, पर वो भी अभिशापित। मेरी प्रतिभा पर, मेरे कौशल्य पर जो कुल मूलक चिन्ह लग गया था, तब नागेश ने ही तो मेरा हाथ थामकर उसे अवसर सूत्र में परिवर्तित कर दिया। नागेश और दुर्योधन को अपने प्रतिस्पर्धियों से लड़ने के लिए एक सक्षम मोहरा चाहिए था, जो उसने आपको पद और सम्मान देकर खरीद लिया। राजसभा में द्रौपदी का उपहास आज भी मुझे सोने नहीं देता। जब प्रत्येक दिशा से नैराश्य उमड़ रहा था, तब एक दुर्योधन ही तो था जिसने सम्मान से गले लगाकर समीप लिया। उसके इस उपकार के सामने दुर्योधन के समस्त दोष मुझे तुलवत नजर आते हैं। हे मधुसूदन, आपकी दृष्टि में मैं राइट मैन एट रॉन्ग साइड हूँ, पर मेरी दृष्टि से नागेश का रॉन्ग भी मुझे राइट लगता है। कब तक, आखिर कब तक परिस्थितियों को दोष देते रहोगे? इस संपूर्ण संसार में किसी का भी जीवन सरल नहीं है। संघर्ष एवं चुनौतियां रहित जीवन की कल्पना ये कल्पना मात्र ही है। प्रतिकूल परिस्थितियों से वश होकर या उसका समर्थन करके सानुकूल निर्णय लेना ये पौरुषत्व नहीं है। योद्धा वो है जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में संभाव रखकर जिए और जीते। मेरा अंत मेरे प्रारंभ से पहले ही कारावास के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे जन्म देने वाले और मेरा लालन पालन करने वाले माता पिता भी भिन्न थे। सफलता केवल परिणाम में नहीं, द्वंद्व में भी पथच्युत ना हो, यह है साफल्य। नियत प्रबल है तो नियति भी पथ प्रशस्त करती है।
का पहिया फंस गया है। अर्जुन, तीर चला। कैसे चलाऊं? मुनि हत्ता है। यही उचित समय है। देर ना करो, संधान करो।